मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसा बनता है, कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और अभिनंदन है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देखेंगे। आज है 2 नवंबर 2023। इसके 2 नवंबर 2023 प्रमुख हम देखने वाले हैं करंट अफेयर की घटनाएं और उनसे संबंधित जो भी अन्य फैक्ट हैं वो भी जानने वाले हैं। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 133वां। अगर आपने जो पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे और इसके अलावा शॉर्ट वीडियो नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर करा रखा है और इसके साथ जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं उनको भी मैं साथ साथ में अदर जो हमारी ये प्लेलिस्ट बनी रहे है यूट्यूब पर, जिसका नाम है मतलब अदर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक होते हैं उसको कवर कराता हूँ। जैसे मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, परसों शाम को एक वीडियो अपलोड हुई थी, वो थी आपकी एशिया पैरा गेम्स की थी, तो उससे संबंधी। और आज या कल एक और वीडियो हो जाएगी अपलोड, ब्रांड एम्बेसडर की होने वाली है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। और इसके अलावा जो शॉर्ट हमारे आते हैं उसमें मैं स्टैटिक जीके और इसके साथ जो ट्रिक के साथ जीके कराता हूँ वो हमारे शॉर्ट वीडियो में आते हैं, तो वो भी जरूर देखें। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं। इसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करेंगे, प्लस हम इसमें शामिल करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट कक्षा होने वाली है और ये क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉलर है किस देश के, अर्जेंटीना के, उन पर बात करने वाले हैं। को कौन सी बार बेलन डी और अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब एक ये पुरस्कार है जिसका नाम है बेलन डी और ये पुरस्कार का नाम ही बेलन डी और है। तो ये पुरस्कार है ये किससे संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ये इनको लियोनेल मेसी इनको हाल ही में दिया गया। तो ये कितनी बार दिया गया, मतलब ये कौन सी बार था। ऑप्शन ए है 4थी बार, ऑप्शन बी है 8वीं बार, ऑप्शन सी है 5वीं बार और ऑप्शन डी है 2री बार। तो कौन सी बार ये उनको पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया 8वीं बार। मतलब टोटल 8 बार ये पुरस्कार इनको दे रखा है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि ये इनको दिया गया किस क्षेत्र में, क्यों दिया गया, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो इसका नाम क्या है, बेलन डी अवार्ड, बेलन डी और ये पुरस्कार है, ये ध्यान रखना है। और कौन सा ये कब दिया गया, ये दिया गया 2023 का है पुरस्कार, ये भी ध्यान रखना है। और किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बेस्ट फुटबॉलर को दिया जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। जो बेस्ट फुटबॉलर होता है उनको दिया जाए। तो और कहाँ पर दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पेरिस के अंदर। ये भी ध्यान रखना है, पेरिस जो फ्रांस में स्थित है वहां पर। किसे दिया गया, तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी को दिया गया है। लियोनेल मेसी जो कि किस देश के गए, तो ये है अर्जेंटीना के। ध्यान रखना है अर्जेंटीना के ध्यान रखना। और इसे दिया गया बेस्ट प्लेयर के लिए, फुटबॉलर बेस्ट प्लेयर, ये हो गया, मैंने लिखा दिया बेस्ट प्लेयर के लिए इनको ये दिया गया। और इसके अलावा एक विश्व के एकमात्र व्यक्ति बन गए जिनको 8 बार ये पुरस्कार दिया गया। 8 बार विश्व के प्रथम व्यक्ति बन चुके हैं, या प्रथम खिलाड़ी कह सकते हैं, विश्व के प्रथम खिलाड़ी ये बन चुके हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। कौन सी बार, 8वीं बार, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो हम इस पर भी हम बात करने वाले हैं आगे। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा अन्य देख लेते हैं कि महिला के अंदर किन को दिया गया, क्योंकि ये पुरस्कार दिया जाता है तब महिला और पुरुष दोनों को साथ में दिया जाता है। तो इधर देखने वाले हैं महिला किन को दिया गया ये पुरस्कार। तो महिला का नाम है आपका एंटेना बोनामती। और ये किस देश की है महिला फुटबॉलर, तो ये है स्पेन की महिला फुटबॉलर, स्पेन की महिला फुटबॉलर है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, जिनका नाम क्या है, एंटेना बोनामती। इनको ये महिला में दिया गया और पुरुष में दिया गया वो दिया गया लियोनेल मेसी को। ये दो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
और इसके अलावा क्लब ऑफ द ईयर ये किसे दिया गया है, इसके साथ और अवार्ड दिए गए थे, क्लब ऑफ द ईयर, क्लब ऑफ द ईयर। तो ये किन को दिया गया, तो ये दिया गया मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर सिटी के साथ एक और थे, इनको भी दिया गया। तो और एक साथ में क्या नाम था, बार्सिलोना फेमिना, ये भी क्लब है, मतलब ये फुटबॉल के क्लब है, इनको दिया गया बार्सिलोना फेमिना, इनको ये दिया गया साथ में, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये अवार्ड हो गया। और इसके अलावा ये अवार्ड के अलावा महिला में किसको दिया गया, पुरुष में आपको बता दिया, और क्लब ऑफ द ईयर किसे दिया गया, ये 3 आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा अन्य और फैक्ट जाने वाले हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ पास में ही, जो अन्य फैक्ट है वो भी इधर लिख देता हूँ, ध्यान रखना, ये अलग अलग लिखा रहा हूँ। ऐसे अलावा संतोष ट्रॉफी, जो हाल ही में ये क्वेश्चन भी आया था, कहाँ पर आयोजित की गई संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था रियाद के अंदर, ये ध्यान रखना है। और इसके विजेता कौन है, और विजेता कौन है, रियाद कहां है, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ। इसके विजेता कौन है, तो इनके विजेता है वो है आपकी कर्नाटक, और उप विजेता है मेघालय, ध्यान रखना। विजेता वो तो है कर्नाटक, और उप विजेता कौन है, तो वो है मेघालय। उप विजेता वो है कौन सा, मेघालय। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप देख लेते हैं 2022 का, क्योंकि अब ये फीफा से संबंधित आ गया, तो ये भी जरूरी है। फीफा वर्ल्ड कप, विश्व कप को या वर्ल्ड कप को एक ही बात है, वर्ल्ड कप 2000 जो कौन सा 2022 वाला कहां पर हुआ था, ये हुआ था कतर के अंदर। शुभंकर क्या था इसका, शुभंकर था वो था लाइव, शुभंकर क्या था, लाइव था, ये भी ध्यान रखना आपको, लाइव। और इसके अलावा विजेता कौन है, अर्जेंटीना विजेता है, अर्जेंटीना इसमें विजेता। और उप विजेता कौन रही थी, उप विजेता रही थी वो रही थी फ्रांस, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें जो बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसे मिला, मतलब किसे मिला, गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल किसे मिला, गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला, गोल्डन बॉल तो मिला लियोनेल मेसी को मिला था। और इसके अलावा गोल्डन बूट का किसे मिला, और गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था किलियन एम्बापे, जो कि कहां किस टीम के थे, फ्रांस के से। एम्बापे लिख देता हूं मैं इतना, एम्बापे, और ये थे फ्रांस की टीम से, और ये थे अर्जेंटीना की टीम से लियोनेल मेसी, ये भी आप सभी को ध्यान। और इसके अलावा और देखें तो महिला फीफा विश्व कप कहां हुआ था, महिला फुटबॉल का विश्व कप कहां हुआ था, महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां हुआ था, वर्ल्ड कप, तो इनका आयोजन कहां हुआ था, इनका आयोजन 2 देशों में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर, ध्यान रखना। AUS लिख देता हूं और NAW लिख देता हूं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 देशों में आयोजित किया गया। और इसमें जीती कौन थी, तो इसको विजेता टीम थी, विजेता और उप विजेता। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई आपको क्वेश्चन याद करते हैं तो विजेता उप विजेता दोनों याद रखें, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो विजेता का न पूछ कर उप विजेता का पूछता है, कहना इस किस टीम को हराकर ये खिताब जीता है, या किस देश को हराकर ये ऐसा पूछता है। तो इसमें जो स्पेन थी ये तो थी विजेता, जबकि इंग्लैंड थी इसमें उप विजेता। ये भी महिला में आप दोनों को ध्यान रखना है ये। और इसके अलावा और देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो फुटबॉल से संबंधित है, विजेता और उप विजेता, ये भी आप सभी को बताना है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप किससे संबंधित है, तो ये आपको सभी को ध्यान रखना है, ये किससे, फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल। अब हम देख लेंगे विजेता और उप विजेता जो 2023 में हुआ था, विजेता उप विजेता। तो विजेता तो थे इसमें भारत, और किसको हराकर भारत ने ये खिताब जीता, तो ये जीता था लेबनान को, लेबनान, क्या नाम है देश का, लेबनान है, ध्यान रखना।
लेबनान देश को हराकर ये खिताब जीता था। तो ये था क्वेश्चन, और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है वो भी मैंने बता दिया। जैसे बेलन डी अवार्ड पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? बेस्ट फुटबॉलर को दिया जाता है, महिला और पुरुष को दोनों को दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? फ्रांस, पेरिस में दिया जाता है। लियोनेल मेसी को दिया गया जो कि अर्जेंटीना के है, मतलब अर्जेंटीना की ओर से खेलते हैं। और इसके अलावा महिला को दिया गया, उस महिला का नाम है एंटेना बोनामाती, ये भी ध्यान रखना, और स्पेन की ये खिलाड़ी है। इसके अलावा क्लब ऑफ द ईयर इसी अवार्ड के तहत किसे दिया गया? मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना फेमिना, इन दोनों को दिया गया। इसके अलावा हमने और देखा था फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजन हुआ था? कतर में हुआ था। और इसके अलावा शुभंकर क्या था? लाइव शुभंकर था। अगर आपको फुटबॉल का नाम भूले, एडिडास की कंपनी की फुटबॉल थी, अल रेला इस फुटबॉल का नाम था, ये भी ध्यान रखना। विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस। और गोल्डन बूट का अवार्ड लियोनेल मेसी, और गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी, गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे जो कि फ्रांस की टीम के थे, और ये थे अर्जेंटीना की टीम। और इसके अलावा आपको महिला का जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था या वर्ल्ड कप हुआ था, वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दो देशों के अंदर आयोजित हुआ है, ये भी ध्यान रखना। और विजेता स्पेन, विजेता उप विजेता इंग्लैंड, ये दो भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इसका विजेता भारत है और उप विजेता है लेबनान। भारत ने लेबनान को हराकर ये खिताब जीता। तो ये था क्वेश्चन और इसके बारे में डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन हुआ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। बांग्लादेश के किस प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक व नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? आपको ये बताना है कि बांग्लादेश के वो कौन से प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक थे और नोबेल पुरस्कार विजेता था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए है वो है शकीबुल हसन, ऑप्शन सी है शेख मुजफ्फर रहमान, और ऑप्शन सी है सलीमुल हक, और ऑप्शन डी है सैयद अली हक। तो ये आपको ऑप्शन देखकर कुछ याद आ रहा होगा, इसके बारे में हम ज्ञात करने वाले हैं। और इसके अलावा इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर सी, सलीमुल हक। सलीमुल हक को हाल ही में ये प्रसिद्ध थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और इसके अलावा जलवायु वैज्ञानिक भी थे। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सलीमुल हक कहाँ के थे? बांग्लादेश के निवासी। सलीमुल हक किस देश के निवासी थे? तो ये बांग्लादेश के थे, ये भी ध्यान रखना आपको, बांग्लादेश के निवासी थे, और इनका हाल ही में हो गया है निधन, और इनको मिला है कौन सा? नोबेल पुरस्कार मिला ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और जलवायु क्रांतिकारी थे ये, इनका काम क्या था? ये क्या करते थे? जलवायु क्रांतिकारी थे, जलवायु क्रांतिकारी, ये भी आप सभी को क्रांतिकारी थे, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 2007 में नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र में, 2007 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो ये मिला है शांति के क्षेत्र में, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये शख्सियत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके अलावा ये मैंने बता दी, इतने ही है इस क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में जानेंगे कि कब हुई थी बांग्लादेश की स्थापना, वर्तमान में कौन है पीएम, पहले कौन थे और किस पार्टी से, उनके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश, तो हम थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो बांग्लादेश, पहले यहाँ बांग्लादेश नहीं था, ये आप सभी को पता होगा। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये पहले यहाँ पर पूर्व पाकिस्तान था, फिर 1971 में भारत की सहायता से, किसकी? भारत की सहायता से ये देश बना। कब बना? 1971 के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा बांग्लादेश का मतलब राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी, और ये आप दोनों को ध्यान रखना है, बांग्लादेश की राजधानी है वो है ढाका, जबकि टका है यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। ये दोनों सा कंपेरिजन आप थोड़ा सा याद रख लेना। इसके अलावा पीएम कौन है? तो शेख हसीना जुल्फो माली, ये ध्यान रखना, शेख हसीना, ये भी आप सभी को ध्यान रखें। और इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भारत के साथ सीमा कितनी लगती है? सीमा तो ये लगती है, सीमा हैदर वाली नहीं है, ये सीमा अलग है, ये ध्यान रखना। ये सीमा कितनी लगती है? तो ये लगती है 4096 किलोमीटर।
4096 किलोमीटर ये सीमा लगती है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा कितने राज्य यहाँ भारत के हैं जो यहाँ से सीमा लगती है, तो ये 5 है, ये भी आप सभी को ध्यान रखें। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल हो गया नंबर 1 पर, पश्चिम बंगाल। नंबर 2 पर हो गया असम। नंबर 3 पर हो गया कौन सा, मेघालय। नंबर 4 पर कौन सा हो गया, मणिपुर है क्या इसमें, नहीं, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम 5 नंबर है वो है मिजोरम। तो ये स्टेट है जो मतलब बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। असम है एकमात्र राज्य है भारत का जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है, फिर भी ये सबसे कम सीमा लगाता है, ये भी आप सभी को ध्यान। और पश्चिम बंगाल है जो सरहदी सीमा, और असम सबसे कम सीमा, ये भी आप थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। और इसके अलावा आपको और बताए तो मतलब जो बंगबंधु के नाम से जाने जाते थे शेख हसीना के पिताजी, जिनका नाम था शेख मुजफ्फर रहमान, इनको बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, बंगबंधु। और ये पहले मतलब जो वहाँ के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इनकी पार्टी का नाम क्या था, तो इनकी पार्टी का नाम था, वो आपको बताना है, पार्टी का नाम था अवामी लीग, ये भी ध्यान रखना, अवामी लीग ये पार्टी का नाम था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये तो आप सभी को ध्यान रखना ही है। इसके अलावा हाल ही में निधन और हुए थे भारत के जो प्रसिद्ध थे, एक का नाम है MS स्वामीनाथन। कौन से, SM स्वामीनाथन, ये भी ध्यान रखना है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन कौन थे, ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोर्न, ये भी ध्यान रखना। जबकि विलियम ने कौन सा शब्द दिया था, विलियम गोल्ड है, उसने विलियम गोल्ड है, उन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया है। भारत में MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है, जबकि विश्व में उनका नाम क्या है, नॉर्मन बोरलॉन इनका नाम है, ये भी ध्यान रखना आपको। और देखे तो हाल ही में कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हुआ था, तो उनका भी संबंध किसी वास्तुकार थे, तो उनका हाल ही में निधन हुआ वास्तुकार थे। तो ये फैक्ट याद रखना। और ये 2 क्वेश्चन थे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की कंपनी ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा की स्थापना की है, तो आपको ये बताना है कि वो किस देश की कंपनी है जिसने विश्व के सबसे ऊंचे परमाणु सुविधा केंद्र की स्थापना की है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है बोलीविया और ऑप्शन डी है चीन। तो ये चारों ऑप्शन है, इससे हम कुछ सवाल निकालने वाले हैं, पर इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस का राइट आंसर है। रूस की जो कंपनी है, क्या है उस कंपनी का नाम जिसने सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची परमाणु रिएक्टर कह सकते हैं, या मतलब परमाणु सुविधा का एक केंद्र स्थापित किया है। और इसके अलावा कहां पर किया गया है वो, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक परमाणु कंपनी है जिसका नाम क्या है, रोस्टॉम, इस कंपनी का नाम है रोसाटॉम, इस कंपनी का नाम है। और ये कंपनी किस देश की है, तो ये है रूस की। और इसने क्या किया कमाल, तो वो है कि इसने परमाणु रिएक्टर स्थापित किया है, परमाणु रिएक्टर स्थापित किया है। और किस देश में किया है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये क्या है, बोलीविया के अंदर, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोलीविया के अंदर स्थापित हुआ है। और किस देश के द्वारा किया गया है, रूस के द्वारा किया गया है। और ये है ना, समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 4000 मीटर ऊंचा है, ये भी ध्यान रखना है। समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचा, 4000 मीटर ऊंचा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 4000 मीटर ऊंचा है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा और बता दे कि ये कहां पर किया गया है, तो उस जगह का नाम है अल्टोसोम, ये स्थान है बोलीविया के अंदर। किस स्थान पर किया गया है, तो उनका नाम है अल अल्टा जो स्थान है, यहाँ पर ये स्थापित किया गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्या पता कोई स्थान के बारे में कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले। और इसके अलावा और इसमें क्या है कि यहाँ अनुसंधान रिएक्टर स्थापित भी किया गया है, साथ में और क्या गया, रिएक्टर, अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है। अनुसंधान रिएक्टर भी स्थापित किया गया है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो थोड़ा ये क्वेश्चन इतना ही है, पर इसका जो एडवांस फैक्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। हम जो एडवांस फैक्ट ज्ञात करने वाले हैं वो
ये तो नहीं, हम थोड़ा सा बोलीविया के बारे में हम जान लेते हैं कि बोलीविया की राजधानी क्या है। तो बोलीविया जो देश है इसकी राजधानी क्या है, बोलीविया। पहले हम देखेंगे ये किस महाद्वीप के अंदर आता है बोलीविया, तो ये आता है दक्षिण अमेरिका के अंदर आता है, ये ध्यान रखना आप, दक्षिण अमेरिका के अंदर आता है। और ये एक लैंड लॉक देश है, मतलब ये एक दक्षिण अमेरिका, जो मान लो ये ऐसा एक दक्षिण अमेरिका है, तो ये लैंड लॉक होगा तो इधर होगा, मतलब इसकी सीमा किसी भी न तो मतलब कोई समुद्र से न किसी मतलब थल देश या थली स्तर से किसी के साथ नहीं लगती है, मतलब ऐसे समुद्र से नहीं, लैंड लॉक है। और इसके अलावा एक और देश है जो लैंड लॉक है, दक्षिण अफ्रीका में 2 देश है जो लैंड लॉक है। कौन कौन से हैं 2, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो लैंड लॉक देश कौन कौन से हैं, तो एक का नाम है वो है बोलीविया, एक तो बोलीविया हो गया, बोलीविया, और एक और देश कौन सा है, पेरू। तो ये 2 देश है जो लैंड लॉक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बोलीविया की राजधानी का क्या नाम है, तो वो है लापाज है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, ऊंचे स्थल पर स्थित राजधानी। क्या नाम है, लापाज। तो बाकी का फैक्ट मैं इधर लिख देता हूं नीचे की साइड। राजधानी का क्या नाम है, राजधानी का नाम है लापाज। और ये इसकी खास विशेषता ये है कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, ये भी ध्यान रखना, स्थान से सबसे ऊंची राजधानी, इसका क्या नाम है, लापाज। ये भी आप सभी को ध्यान है। इसके अलावा यहाँ पर धातु पाए जाते हैं, कौन से धातु पाए जाते हैं, धातु, तो यहाँ पर टिन कह सकते हैं या SN, इनके भंडार पाए जाते हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, टिन के भंडार इसी देश में पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक टिटिका का झील भी है, जो इस देश में नहीं है पर इस देश की सीमा भी लगती है, और एक अन्य देश है उसकी भी सीमा लगती है। उस झील का क्या नाम है, टिटिका का झील, टिटिका का झील। और टिटिका का झील किन किन देशों के सीमा पर स्थित है, तो एक का नाम है पेरू और एक है बोलीविया। ये 2 के स्थानों पर स्थित है, 2 देशों के सीमा पर स्थित है, पेरू व बोलीविया। तो हम बोलीविया पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2 टिटिका का झील है, जो कि क्या है विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील कह सकते हैं टिटिका का झील को, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैंने स्थल रूप देश बता दिया है, ये पेरू नहीं है, इधर ये जो स्थल रूप है ये पेरू नहीं है, यह पराग्वे है, ध्यान रखना। जो पराग्वे और बोलीविया ये 2 देश है स्थल रूप, पेरू नहीं है, ये भी ध्यान रखना। और ये पेरू और बोलीविया के स्थान है टिटिका का झील, ये इन दोनों के। और ये इसके अलावा एक ये भी बता दो, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रूप देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रूप देश कौन सा है, तो वो है आपका कजाकिस्तान। जो कजाकिस्तान है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्थल रूप देश है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा हम देखने वाले, और मैंने ये बता दिए धातु ये सारे हो गई हैं। और इसके अलावा अब हम थोड़ा से जो भारत के परमाणु, जो ये परमाणु से संबंधित है, तो भारत के परमाणु कौन कौन से, मतलब जो संयंत्र है, परमाणु रिएक्टर, भारत के परमाणु रिएक्टर, भारत के कौन कौन से परमाणु रिएक्टर किस राज्य के अंदर स्थित है, हम ये देखेंगे। सबसे पहले देखें हम कौन सा, हम देखने वाले केगा कहां पर है, अक्सर ये एग्जाम में केगा पूछा जाता है, तो केगा है कर्नाटक के अंदर, ये भी ध्यान रखना, केगा है कर्नाटक के अंदर। और इसके अलावा नंबर 2 पर हम देख लेते हैं काकरापारा, ये काकरापारा कहां पर है, तो ये है गुजरात के अंदर। और नरोरा कहां पर है, तो नरोरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा और हम देख लेते हैं ट्राम्बे, जो है तारापुर, ये तारापुर कहां पर है, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र। और इसके अलावा और देख लेते हैं हम, ये हो गए तारापुर हो गए, काकरापारम हो गया, नरेरा हो गया, एक कड़नकुलम और एक है कलपट्टम, ये 2 ध्यान रख लेना है, कलपट्टम और एक है कुडनकुलम, ये, और एक है कुडनकुलम। कलपट्टम और कुडनकुलम ये दोनों कहां पर है, ये है तमिलनाडु के अंदर, ये भी ध्यान रखना है, तमिलनाडु के अंदर। ये भारत के परमाणु रिएक्टर में मैंने करा दिया इसी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये रिएक्टर से संबंधित है ना क्वेश्चन, परमाणु आ गया तो इसके साथ ये भी करा दिया। जैसे केगा कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, काकरापारम कहां है, गुजरात के अंदर, नरोरा कहां है, उत्तर प्रदेश के अंदर, और
मध्य प्रदेश मत करना, उत्तर प्रदेश है ध्यान रखना। और इसके अलावा तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। और इसके अलावा कलपट्टम और कुडनकुलम, ये दो थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना क्योंकि ये तमिलनाडु के अंदर है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ऐसे ऑप्शन आकर ये दिए जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसके बाद बोलीविया मैंने आपको बता दिया, दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है बोलीविया। और बोलीविया और पराग्वे दो मात्र ये दो देश है जो कि पूरे दक्षिण जो अमेरिका है वहां पर स्थल रूप देश है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं और बता दूं कि इसकी राजधानी का क्या नाम है, तो लापाज है ये राजधानी, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, मतलब कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर ये राजधानी है। और इसके अलावा यहाँ पर धातु पाई जाती है, प्रमुख रूप से टिन है, जो टिन के भंडार इसी देश में मिलते हैं। और टिटिकाका जो झील है ये किस देश के मध्य स्थित है, मतलब किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो ये है पेरू और बोलीविया, इन दो देशों के मध्य टिटिकाका झील भी है। और इसके अलावा यह विश्व का सबसे बड़ा स्थल रूप देश कौन सा है, तो ये है कजाकिस्तान, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये हो गया क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि यूट्यूब पर एकमात्र चैनल है जिसमें विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर करवाया जाता है। और इसके साथ स्टैटिस्टिक्स जीके भी हम साथ साथ में कवर करते जा रहे हैं। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभियान को समाप्त किया गया है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा अभियान है जिसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया है, मतलब वो उसका द एंड हो गया है, तो कौन सा है। ऑप्शन ए नमन, ऑप्शन बी मेरा देश मेरी शान, ऑप्शन सी है मेरा माटी मेरा देश। ध्यान रखना, सी और डी में कंफ्यूजन मत होना। एक है मेरी माटी मेरा देश, ऑप्शन बी और जो सी और डी है ये सेम लिखा है, पर थोड़ा सा मैंने अंतर रखा है। यहाँ पर है मेरा माटी मेरा देश और यहाँ पर है मेरी माटी मेरा देश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखना, मेरा माटी मेरा देश। इस अभियान को हाल ही में समाप्त किया गया। कब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या था इसका उद्देश्य, वो भी हम ज्ञात करने वाले हैं। और इसके अलावा इनको समाप्त क्यों किया गया उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभियान का क्या नाम है, तो अभियान का नाम है वो है मेरा माटी मेरा देश, मेरा माटी मेरा देश। ये थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रख लेना। शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत और अंत, समाप्त। तो शुरुआत और समाप्त कब हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी 9 अगस्त को हुई थी, 9 अगस्त 2023 के अंदर। समाप्त कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2023 के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब 9 अगस्त क्यों ये समाप्त हुआ था 9 अगस्त पर, ये आप सभी को पता है, क्योंकि 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जनजातीय दिवस है 9 अगस्त को। तो इसी तौर पर ये आपको ध्यान रखना है 9 अगस्त। और इसके अलावा मतलब इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, नोडल एजेंसी कौन सी है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नोडल एजेंसी, तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है हमारे कौन सा कल्चर मिनिस्ट्री, या कह सकते जो कल्चर मिनिस्टर है, या हम कहते हैं सांस्कृतिक मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, ये इसकी मतलब नोडल एजेंसी है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि इसका जो स्लोगन है, या मतलब स्लोगन है वो ध्यान रखना है आपको। स्लोगन, तो स्लोगन इसका क्या है कि मतलब नारा या स्लोगन क्या है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। ये ध्यान रखना, मिट्टी को नमन, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, वीरों को वंदन। ये थोड़ा सा स्लोगन आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या कहा गया है कि इसके तहत मतलब ये जो जहां जहां या जिस मतलब भूमि पर भी शहीद हुए, जिसमें जन्म लिया वहां पर जो शहीद हुए, उन सभी मतलब गांवों की मिट्टी को इकट्ठा कर दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा शहीद स्मारक। और यहीं पर मतलब हर ग्राम पंचायत में शहीद की याद में एक शिलालेख भी बनाया जाएगा। ये भी थोड़ा हर ग्राम पंचायत में शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक, शहीद या शिलालेख, शहीद के सम्मान में शिलालेख लिखा जाएगा, शिलालेख। तो इस अभियान के तहत ये भी ध्यान रख लेना। और इसके अलावा दिल्ली के अंदर एक बनाया जाएगा क्या, मतलब अमृत कलश यात्रा के तहत मतलब ये दिल्ली में बनाया जाएगा अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जहां से अलग अलग मतलब
देश के अलग अलग कोने की मिट्टी लाकर वहां पर इकट्ठा की जाएगी, ये भी ध्यान रखें। कौन सी? अमृत वाटिका, अमृत वाटिका, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया अमृत वाटिका कहां पर बनाई जाएगी, तो नई दिल्ली के अंदर बनाई जाएगी। अमृत वाटिका नई दिल्ली के अंदर बनाई जाएगी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और नमन प्रोजेक्ट, नमन किससे संबंधित है? तो ये भी जो शहीद हुए थे उनको मतलब जब घर बनवाते हैं तो सीमेंट, फ्री सीमेंट दिया जाता है, इसी प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट नमन, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये मैंने बता दिया। और इसका हाल ही में समाप्त हुआ था। किस 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैंने आपको कल बताया था, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इस राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया है और शुरुआत हुई थी 9 अगस्त के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखें। और देखिए तो मर्दा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मर्दा दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 विश्व मर्दा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मर्दा दिवस, मर्दा दिवस, तो ये मनाया जाता है विश्व मर्दा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा ब्लैक अर्थ सॉइल किस मिट्टी को कहते हैं? ब्लैक अर्थ सॉइल, ब्लैक अर्थ सॉइल, अर्थ सॉइल किस मिट्टी को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको रेंगूर मिट्टी कह सकते हैं उसे, या चरनोजी मिट्टी जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, चरनोमी मिट्टी, क्या नाम है इसका? चरनोजम मिट्टी होती है ये, जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, मर्दा। और इसकी विशेषता क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ। और ये इसे कहते हैं मतलब, और ब्लैक अर्थ, ब्लैक अर्थ सॉइल, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेंगूर मिट्टी कहते हैं, जो कि दक्कन के पठार में पाई जाती है और कपास की खेती के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। जहां पर काली मिट्टी अधिक होती है वहां पर कपास की खेती भी अच्छी होती है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थे 4 क्वेश्चन